पिछली क्लास में आपको मैंने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया। आपको ये टॉपिक समझ में भी आया होगा ऐसा मुझे लगता है। तो लिंकेज से मॉर्गन साहब ने कहीं ना कहीं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को सपोर्ट किया, प्रूव किया और बोला कि वाकई में क्रोमोसोम के कारण ही मूवमेंट होता है, इसीलिए तो लिंकेज दिखता है। तो हेरिडिटी का कारण अब लोग जानने लगे कि क्रोमोसोम के मूवमेंट से ही हेरिडिटी होती है और पेरेंट जो होता है अपनी ऑफस्प्रिंग को वाकई में क्रोमोसोम प्रोवाइड करता है। क्रोमोसोम के कारण ही हेरिडिटी होती है। ये वो चीज़ ढूंढी सेल में जो ट्रांसफ़र हो रही थी अगली जनरेशन के लिए। शुरुआत में लोग इसी को समझना शुरू कर दिए और वाकई में ये सही भी है। क्रोमोसोम का मूव होता है, पेरेंट जब गैमीट बनाता है तो ये ही हाफ अलग अलग गैमीट में ट्रांसफ़र होते हैं। तो इतनी बात लोगों को समझ में आना शुरू हो गया। अभी और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो इसी थ्योरी को सपोर्ट करने वाले हैं। जैसे अभी हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन, देखिए कैरेक्टर का ट्रांसफर क्रोमोसोम से होता है। अगर सट्टन साहब सही कह रहे हैं तो सेक्स डिटर्मिनेशन भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इस थ्योरी को प्रूव करेगा। क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन जब हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं क्रोमोसोम ही जिम्मेदार है मेल और फीमेल बनाने के लिए। मेल और फीमेल बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्रोमोसोम। तो मेल और फीमेल जो बन रहे एक्चुअल में वहाँ हम बात करेंगे जब इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम की हम बात करेंगे। तो कंप्लीट क्रोमोसोम ही मूव होने से या तो वो मेल बन रहा है या वो फीमेल बन रहा है। तो ये भी सपोर्ट करता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। हम कुछ और एग्जाम्पल की भी बात करेंगे जहां पे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करेंगे कि अगर एक क्रोमोसोम किसी जनरेशन में नहीं पहुंच पाता तो देखिए कितना अंतर आ जाता है, और अगर एक एक्स्ट्रा पहुंच गया तो बहुत ज़्यादा अंतर आता है। हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की भी बात करेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, तो ये जो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया, कहीं ना कहीं ये दोनों भी इस बात को प्रूव कर रहे कि अगर क्रोमोसोम में कुछ भी चेंज हुआ या क्रोमोसोम अगर कम या ज़्यादा हुआ तो फीचर्स प्रभावित होते हैं, मतलब हेरिडिटी प्रभावित होती है। क्रोमोसोम चेंज होने से ही हेरिडिटी चेंज हो रही है, करैक्टर चेंज हो रहे, फीचर्स बदल रहे, इसका मतलब क्रोमोसोम के मूवमेंट से ही हेरिडिटी होती है। इतने सारे एग्जाम्पल इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। लिंकेज भी सपोर्ट कर रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन भी सपोर्ट कर रहा है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी सपोर्ट इसको करने वाले हैं। अभी ये दो टॉपिक मैंने अभी नहीं पढ़ा है आपको, लेकिन ये भी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब ये लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बाद जो नई टेक्स्ट बुक आई है सीबीएसई की, उसमें दो और टॉपिक यहाँ पे दिए हैं। थोड़ा सा उनको भी समझने की ज़रूरत है। वो दो टॉपिक ही आज की क्लास में हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। हाँ, दो टॉपिक और है एक्स्ट्रा, थोड़ा सा बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अलग से आए हैं, पहले ये नहीं हुआ करते थे, अभी मौजूद हैं, तो इनको जानना जरूरी है। पहला टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये क्या है? ये आप अलग से इसको थोड़ा समझिए, क्या होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और एक दूसरा टॉपिक हमारे पास जो आया है वो है प्लियोट्रॉफी। हालांकि पिछली जो क्लास थी थोड़ा सा मैं वहाँ पे समझा चुका था, फिर से दोबारा इसको सही ढंग से हम पढ़ेंगे। प्लियोट्रॉपी,
आपको याद होगा जब हम मेंडल पूरा कर रहे थे तो हमने मल्टीपल एलील एग्जाम्पल देखा था। मल्टीपल एलील एक्चुअली हमने अभी तक जो नॉर्मल पढ़ा, तो मल्टीपल एलील में क्या था, हमने जो देखा कि जनरली एक जो कैरेक्टर होता है जैसे टॉलनेस, तो उसके लिए दो ही तरह के एलील होते हैं, एक डोमिनेंट एलील होता है, एक रिसेसिव एलील होता है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हमको देखने को मिले जहां कैरेक्टर तो एक है, जैसे ब्लड ग्रुप, तो इसके दो से ज़्यादा तरह के एलील मौजूद थे, जैसे IA मौजूद था, IB मौजूद था और I0 मौजूद था। तो अगर एक ही कैरेक्टर के एक से ज़्यादा तरह के एलील अगर पॉपुलेशन में दिखाई देते हैं तो वो मल्टीपल एलील कहलाता है, और उसका एग्जाम्पल था ब्लड ग्रुप। तो ये तो एक डिफरेंट केस था। यहाँ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक टॉपिक है। पॉली का मतलब बहुत सारा, जेनिक मतलब जीन, इनहेरिटेंस अगर कोई कैरेक्टर की हेरिडिटी, अगर कोई कैरेक्टर की हेरिडिटी एक से ज्यादा पेयर ऑफ जीन से अगर कंट्रोल हो रही है, अगर कैरेक्टर एक है, कैरेक्टर तो एक है, लेकिन एक नॉर्मल केस जब हम बात करते तो एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करता है, लेकिन पॉलीजेनिक एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां पर कैरेक्टर तो एक है, कैरेक्टर तो एक है, लेकिन इसको कंट्रोल ये वाला जीन भी कर रहा है, ये वाला जीन भी कर रहा है और ये वाला जीन भी कर रहा है। अगर मोर देन वन पेयर ऑफ जीन, जैसे इसका भी एक पेयर है, इसका भी एक पेयर है, इसका भी एक पेयर है, अगर ये अलग अलग जीन सब मिलकर एक ही काम कर रहे, तो इस कैरेक्टर की जो हेरिडिटी हो रही है वो वाकई में एक वन पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल ना होकर एक से ज्यादा पेयर ऑफ जीन इसको कंट्रोल कर रहे, इसलिए ये कहलाएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो है, कैरेक्टर का हेरिडिटी तो हो रहा है, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? पॉली मतलब बहुत सारे जीन मिलकर उस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये एक यूनिक एग्जाम्पल है, ऐसा इसका हमको कुछ ढूंढना पड़ेगा कि पॉलीजेनिक क्या है। देखिए, जब हम एक मटर के पौधे की बात कर रहे थे तो हमको टॉलनेस दिखाई दे रही थी, केवल दो तरह का फिनोटाइप, या तो पौधा टॉल था या पौधा ड्वार्फ था, केवल दो फिनोटाइप हमको दिख रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग के अंदर, अगर हम ह्यूमन के अंदर टॉलनेस की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, तो क्या यहां पे ऐसा होगा कि एक व्यक्ति तो सीधा मान लीजिए 6 फीट का है और एक व्यक्ति सीधा 3 फीट का है और बीच में कोई हाइट है ही नहीं? क्या ऐसा देखने को मिलता है? या तो आदमी लंबा है या आदमी बौना है। अगर मटर के जैसा हालत होता तो हमारे अंदर भी दो ही साइज के लोग होते, या तो छोटे वाले या बड़े वाले, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। ह्यूमन बींग्स के अंदर तो 6 फीट भी मिलता है, 5.5 फीट भी मिलता है, 5 फीट भी मिलता है, 4.5 फीट भी मिलता है, 4 फीट भी मिलता है और 3 फीट भी मिलता है। ये इतनी वैरायटी कैसे मिली? हमारी हाइट एग्जैक्ट या तो टॉल ही होनी चाहिए या केवल ड्वार्फ होनी चाहिए। ऐसे तो यहां तो बहुत सारे अलग अलग है। क्या इस हाइट को केवल एक जीन कंट्रोल कर रहा है या एक से ज्यादा जीन कंट्रोल कर रहे हैं? तो आंसर आएगा, एक्चुअली ह्यूमन बींग्स के अंदर जो हाइट है, जो टॉलनेस है, यहां पर 3 पेयर ऑफ जीन इसको कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी स्किन की कलर की बात करें, स्किन कलर, इसका एग्जैक्ट मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, टॉलनेस के लिए 3 पेयर है या ज्यादा है, लेकिन स्किन कलर के लिए एकदम श्योर है 3 पेयर ऑफ जीन हमारे स्किन के कलर को कंट्रोल करते हैं। आपने देखा होगा ह्यूमन बीइंग में स्किन का कलर,
यहाँ डार्क होता है और यहाँ एकदम लाइट कलर होता है, और बीच में डिफरेंट शेड होते हैं, डार्क से थोड़ा कम डार्क, फिर थोड़ा और कम डार्क, फिर थोड़ा और कम डार्क, फिर थोड़ा और। आपने देखा वो फेयर एंड लवली का एक जो एक रेटिंग वो आता है स्केल, उस पर टोन दिखाते किस टोन की आपकी स्किन है। बिल्कुल ऐसे हमारे ये अलग अलग कलर, अलग अलग थोड़ा सा इसका टोन आपको दिखाई देगा। एक्चुअल में ये जो हमारी स्किन का कलर है, इसको कंट्रोल करने के लिए 3 पेयर ऑफ जीन जिम्मेदार हैं। चलिए, ये हमारी बुक में दिया है, हम इसको थोड़ा सा सही ढंग से पढ़ते हैं। स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स, अगर हम बात करें स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स, तो इट इज कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर ऑफ जीन, 3 पेयर ऑफ जीन्स। एक पेयर को हमने बोल दिया कैपिटल ए स्मॉल ए, दूसरे को हमने बोल दिया कैपिटल बी स्मॉल बी, और तीसरे को बोल दिया कैपिटल सी स्मॉल सी। ये 3 पेयर जीन है। डोमिनेंट कौन है? कैपिटल ए बी सी। रिसेसिव कौन है? स्मॉल ए बी सी। अब देखिए यहां पे होता क्या है, तीनों पेयर हैं। अगर कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी जिस व्यक्ति के पास होगा वो डार्केस्ट स्किन वाला होगा। सबसे ज्यादा डार्क स्किन जो मैक्सिमम हो सकती है वो कलर यहां पे दिखाई देगा। और स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी जिस व्यक्ति के पास होगा वो एकदम लाइटेस्ट कलर होगा, लाइटेस्ट कलर। इससे ज्यादा और लाइट कलर स्किन का हो नहीं सकता। तो कई व्यक्तियों में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए आ गया, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये भी डार्क बना रहा है, ये भी डार्क बना रहा है, और ये भी डार्क बना रहा है, लेकिन इसने थोड़ा सा लाइट बनाया तो इससे थोड़ा सा कम डार्क होगा। मान लीजिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, ये कैपिटल सी, तो ये थोड़ा सा ये डार्केस्ट से थोड़ा लाइट होगा क्योंकि यहां एक स्मॉल बी आ गया। जिस व्यक्ति के पास इन तीनों पेयर ऑफ जीन में जितने रिसेसिव होंगे उतना ही लाइट स्किन हो जाएगा, और जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील होंगे, जितने ज्यादा डोमिनेंट होंगे उतना ही वो डार्क कलर का हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज कंट्रोल्ड बाय द 3 पेयर ऑफ जीन in which the dominant gene is responsible for dark color skin। तो सब लोगों का अब उनका पेरेंट्स कैसा है, उनके पास जीन कैसे है। मान लीजिए पेरेंट का ये वाला कॉम्बिनेशन है, सपोज एक ये पेरेंट है और एक का मान लीजिए ये वाला कॉम्बिनेशन है। अब आप देखिए कि क्या क्या बन सकता है, क्या क्या ऑप्शन है, कौन क्या बन सकता है। तो यहां पे इस तरह का ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आपको शो करना पड़ेगा और वो जनरेशन का रिजल्ट आपको बता सकता है। यहां पे नंबर ऑफ जीन कितने बनेंगे? 2 की पावर n मतलब 1, 2 ही तरह के गैमिट बनेंगे। यहां पर भी 2 ही तरह के गैमिट बनेंगे। आप करके देख लीजिए, हेरिडिटी आपको समझ में आएगा। अब तो पूरा मैंने समझा चुका हूं, ठीक है। तो पॉलीजेनिक जो आपका टॉपिक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, आई थिंक बहुत सिंपल था, समझ में भी आ गया होगा। एक दूसरा और थोड़ा देखिए, प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी ये क्या होता है? प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है कि ओनली 1 पेयर ऑफ जीन, ओनली 1 पेयर ऑफ जीन। जीन तो केवल एक ही पेयर है और नियम क्या बोलता है कि वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करना चाहिए।
लेकिन अगर प्लियोट्रॉपी केस है तो वो इस करेक्टर को तो कंट्रोल करेगा ही करेगा, वो इस दूसरे करेक्टर को भी कंट्रोल करेगा, एक तीसरे करेक्टर को भी कंट्रोल करेगा, हो सकता है वो एक चौथे करेक्टर को भी कंट्रोल करे। मतलब बहुत सारे अलग अलग फिनोटाइप को अगर एक ही पेयर जीन कंट्रोल करता है तो उसको हम प्लियोट्रॉपी बोलेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक मटर के अंदर ही स्टार्च ग्रेन्यूल साइज का जीन बताया था, कैपिटल बी और स्मॉल बी से कंट्रोल हो रहा था स्टार्च ग्रेन की साइज, स्टार्च ग्रेन की साइज। अब इसने क्या किया कि एक तो स्टार्च ग्रेन की साइज को तो कंट्रोल किया ही किया। जैसे ये कैपिटल बी जब आ रहा था तो स्टार्च ग्रेन बहुत बड़े साइज के थे, कैपिटल बी स्मॉल बी आ रहा था तो वो मीडियम साइज के थे, और स्मॉल बी आ रहा था तो वो स्मॉल साइज के थे। मतलब वो स्टार्च ग्रेन्स को तो कंट्रोल कर रहा है, उसकी साइज को तो कंट्रोल कर रहा है, साथ ही साथ यही पेयर ऑफ जीन उस सीड को राउंड और रिंकल्ड बनाने वाला काम भी कर रहा था। दो फिनोटाइप को कंट्रोल कर रहा है एक ही पेयर ऑफ जीन। तो ये प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल था। लेकिन हमारी बुक में प्लियोट्रॉपी का एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिया है, वो भी थोड़ा सा हम जान लें। और वो एग्जाम्पल है एक बीमारी जो ह्यूमन बींग्स में पाई जाती है, फेनिल कीटोन्यूरिया। फेनिल कीटोन्यूरिया ये एक डिजीज है, ह्यूमन बींग्स के अंदर मिलती है और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। मतलब ये बीमारी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। एक जीन्स में प्रॉब्लम होने से ये बीमारी आती है फेनिल कीटोन्यूरिया, और पेरेंट ही अपने बच्चों को ये गिफ्ट में देते हैं अगर उनके पास डिफेक्टिव जीन होते हैं तो। होता क्या है, मान लीजिए एक नॉर्मल व्यक्ति है, तो नॉर्मल व्यक्ति में क्या होगा, एक एंजाइम बनाने वाला जो जीन है वो नॉर्मल है, मतलब वो एंजाइम बनता है। एक एंजाइम बनाने वाला जीन, वो एंजाइम का नाम थोड़ा याद कर लीजिए। एंजाइम का नाम है फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये क्या है, एक एंजाइम। और इस एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है वो नॉर्मल व्यक्ति में नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में इस जीन में कोई प्रॉब्लम हो जाए और वो डिफेक्टिव हो जाए, वो मॉडिफाइड हो जाए, मॉडिफाइड मतलब रिसेसिव हो जाए। मैंने यही तो बोला था जब वहाँ हम नॉर्मल जीन और मॉडिफाइड जीन की बात कर रहे थे पिछले टॉपिक में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। सपोज कोई मॉडिफाइड, या मैं बोलूं वो जीन में म्यूटेशन हो गया, वो डिफेक्टिव हो गया, इसको मैं क्या बोल सकता हूं, डिफेक्टिव। अगर डिफेक्टिव जीन हो गया तो ये एंजाइम नहीं बन पाता, एंजाइम नहीं बन पाता। तो एक नॉर्मल जीन और एक मॉडिफाइड जीन, वन पेयर ऑफ जीन हो गया, और ये इस फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, एक जीन है जो ये एंजाइम बना रहा है, वन जीन वन एंजाइम। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है। सपोज इस जीन में मॉडिफिकेशन हुआ, ये एंजाइम नहीं बनाया, एंजाइम नहीं बना, नहीं बना तो क्या क्या फीचर पैदा हो जाएंगे उस व्यक्ति के अंदर। एक्चुअली उस व्यक्ति के अंदर फेनिल कीटोन्यूरिया नाम की डिजीज हो जाएगी। उसके यूरिन में फेनिल पायरुविक एसिड निकलना शुरू हो जाएगा। फेनिल पायरुविक एसिड उसके दिमाग में इकट्ठा हो जाएगा तो मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाएगा। मेंटल रिटार्डेशन मतलब वो पागल जैसा होगा, उसका दिमाग का डेवलपमेंट नहीं होगा, और उसकी स्किन और हेयर में पिगमेंटेशन भी
कम हो जाएगा, स्किन एंड हेयर का पिगमेंटेशन भी कम हो जाएगा। अब फेनिल पायरुविक एसिड यूरिन से निकलना शुरू हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, पिगमेंटेशन कम हो जाएगा, बॉडी सही ढंग से डेवलप नहीं कर पाएगी। तो बहुत सारे कैरेक्टर ह्यूमन बींग्स में आ गए केवल एक जीन में प्रॉब्लम होने से। इसका मतलब एक जीन अगर सही होता तो ना ये कैरेक्टर होता, ना ये होता, ना ये होता, ना ये होता। ये अगर एक है और ये बहुत सारे फीचर्स को अगर कंट्रोल कर रहा है, दैट इज द प्लियोट्रॉपी। ये क्या है? ये प्लियोट्रॉपी है। अगर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, आप इसको खराब कर दीजिए, वो एंजाइम मत बनने दीजिए, फिर देखिए कितना सारा चेंज आ जाएगा बॉडी में, कितना सारा फर्क पड़ जाएगा, पूरा बॉडी ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा सही ढंग से। स्किन में भी प्रॉब्लम आ गया, हेयर में भी प्रॉब्लम आ गया, मेंटल में भी प्रॉब्लम आ गया, एक्सक्रिएशन प्रोसेस में भी प्रॉब्लम आ गया, ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ गया। So only one pair of gene, now it is responsible for more than one feature of the human body, so it is an example of pleiotropy. I think ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है। फेनिलकीटोनूरिया क्या होता है? जब हम डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, जब हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, तो वहां पर ये टॉपिक एक बार मैं फिर से पढ़ाऊंगा, फेनिलकीटोनूरिया क्या होता है। ठीक है, उसको वहां पे पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे प्लियोट्रॉपी, वो हमको समझ में आया कि अगर एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो उसको प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। इससे पहले जो मैंने बताया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, वहां पर क्या होता है कि एक ही कैरेक्टर को बहुत सारे जीन कंट्रोल करते हैं। कैरेक्टर एक है लेकिन स्किन के लिए, देखिए स्किन के लिए क्या था, ए वाला भी था, बी वाला भी था और सी वाला भी था। 3 पेयर अलग अलग टाइप के जीन वो स्किन को पिगमेंटेशन को कंट्रोल कर रहे थे। तो ये छोटे छोटे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो मेंडल साहब की हेरिडिटी के साथ हमको पढ़ने पड़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं, बाद में जोड़े हैं, इसलिए एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो एक और एग्जाम्पल हम बात करेंगे जो सट्टन एंड बॉवेरी की थ्योरी को सपोर्ट करेगा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, जिसे हम बोलेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। ये कल की क्लास में पूरा करेंगे।